चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। जनगणना साल 2027 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर दी है। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जनगणना अधिकारी परिवार अनुसूची के माध्यम से लोगों से 40 बिंदुओं पर जानकारी जुटा सकते हैं। इन सवालों में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और आयु, वैवाहिक स्थिति और विवाह के समय आयु जैसी जानकारियां शामिल हैं। इस बार अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित जानकारी भी शामिल की गई है। इसके साथ धर्म और घोषित राष्ट्रीयता के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता, रोजगार, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि और कार्यस्थल तक आने जाने से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष सवाल भी है, जिनमें जीवित बच्चों की संख्या और पिछले 1 वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या शामिल है। वहीं बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर और आधार नंबर के साथ साथ वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़े सवाल भी अधिसूचना में शामिल होंगे। इस बार की जनगणना साल 2027 में सिर्फ आबादी की गिनती नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर को व्यापक रूप से दर्ज करने की तैयारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन की अब ये खबर है, जहां 80वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्र का संबोधन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा, जहां दूरदर्शन के सभी चैनलों पर राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा। हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के बाद राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले राष्ट्रपति के इस संबोधन पर देश भर की नजरें रहेंगी। अब बात करते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। 14 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख है जिसने अमानवीयता, निर्ममता और मानवता को कुचलने की सभी हदें पार कर दी थी। 14 अगस्त 1947 इतिहास के उन काले अध्यायों में दर्ज है जब आजादी के सुबह से ठीक पहले विभाजन ने लाखों लोगों को गहरे जख्म दिए। भारत का विभाजन हुआ और पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे की सबसे भयावह कीमत आम लोगों ने चुकाई। लाखों परिवारों को अपना घर, जमीन और अपनी जड़ें छोड़कर पलायन करना पड़ा। हिंसा, लूट, हत्या और महिलाओं के साथ हुए अमानवीय घटनाओं ने इस त्रासदी को कभी ना भूलने वाला दर्द बना दिया। भारत हर साल 15 अगस्त को जश्न आजादी की सालगिरह मनाता है, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। भारत देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अकल्पनीय पीड़ा भी सही। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले की प्राचीर से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये दिन केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन अनगिनत परिवारों के दर्द को नमन करने का दिन भी है जिनकी जिंदगी विभाजन ने हमेशा के लिए बदल दी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। इस दिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द और उसमें जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हैं। उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट भी एक शेयर किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वह दौर था जिसने कई जिंदगियां तहस नहस कर दी, परिवार उजड़ गए, लोगों ने अपनों को खो दिया और भारी पीड़ा भी सही। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि इन मुश्किलों से उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से बनाई, चुनौतियों को कामयाबी में बदला और देश की प्रगति में बड़ा योगदान भी दिया। उनकी जीवन यात्राएं हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाती है। उन्होंने प्रार्थना की है कि ये दिन हमारे देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को अधिक मजबूत करे और हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करें।
वहीं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट के जरिए 1947 के विभाजन की त्रासदी को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि असंख्य परिवारों के सपनों, रिश्तों और संवेदनाओं के बिखरने की भी त्रासदी थी। सीएम ने कहा कि ये दिन हमें उस अकल्पनीय पीड़ा को याद करने और उससे सीख लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता को सर्वोच्च रखने का संदेश भी देता है। साथ ही सीएम ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृतियां हमें सदैव सशक्त, संगठित और अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा निकाली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां जीपी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक निकाली गई इस पदयात्रा के जरिए 1947 के विभाजन में जान गंवाने वालों और विस्थापन की पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पदयात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ पंजाबी, सिख, सिंधी और बंगाली समाज के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। वहीं पदयात्रा के बाद लोक भवन प्रेक्षागृह में स्मृति कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म के जरिए विभाजन की पीड़ा, संघर्ष और विस्थापन की घटनाओं को सामने रखा गया। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी के प्रदेश एवं महानगर पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज का दिन देश भूल नहीं सकता। आज 14 अगस्त है और आज ही के दिन देश का विभाजन हुआ था। आज लखनऊ में हजरतगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका स्मृति यात्रा में मौन यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम समेत तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और क्यों ना हो, ये एक बड़ी बात थी, देश के लिए सबसे बड़ा दंश था। प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम करते हैं। इसमें एक मौन जुलूस निकालते हैं, शोक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो उस समय बलिदान हुए, जो लोग विभाजन में त्रस्त हुए, जो त्रासदी आई, समस्याएं आई, उन वैसी समस्याएं दोबारा ना घटित हों, इसलिए स्मृति बनी रहे और देश का दोबारा बंटवारा ना होने पाए, इसलिए हम लोग ऐसी स्मृतियों के लिए एक यात्रा निकालते हैं। आज ये जो हम लोग ये चल रहे हैं और ये जो प्रयास कर रहे हैं, देखिए तख्ती लिए हैं, हम तो कहते हैं कि देश की अखंडता बनाए रखने के लिए सभी को मन में विचार करना चाहिए और राष्ट्र का तिरंगा झंडा लहराए नभ में, भारत माता की जय जयकार करना चाहिए और एकता का बीज घर घर में पहुंच जाए, एकता के सूत्र में सभी को बंधना चाहिए और भारत अखंड है, अखंड ही रहे सदैव, सभी के मन में यही रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल पूरा देश एक रहना चाहिए और जिस तरीके से 1947 में देश ने जो दंश झेला था, फिर कभी ऐसी परिस्थिति ना आए, देश एक रहे, अखंड रहे, यहाँ पर प्रेम बसे, नफरत ना बसे। इसके लिए आज वह दिन याद किया जा रहा है जब उन कारणोंवश, किन्हीं कारणोंवश वह दिन आया था जब लाखों लोग बेघर हुए थे, हजारों लोगों की जानें गई थी। ऐसा दोबारा कभी ना हो, आज के दिन लोग याद कर रहे हैं और मौन धारण कर रहे हैं। कैमरामैन जीतेंद्र के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। 14 अगस्त 1947 इतिहास के उन काले अध्यायों में दर्ज है जब आज़ादी के सुबह से ठीक पहले विभाजन ने लाखों लोगों को गहरे जख्म दिए थे। आज के दिन हम उसी पीड़ा को याद करते हैं। मोदी सरकार ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिया। आइए जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से ये किस तरह से महत्वपूर्ण है और इसको लेकर देश भर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। 14 अगस्त हमें आज़ादी से पहले की विभाजन त्रासदी की याद दिलाता है। 1947 के विभाजन में लाखों लोगों को अपना जो घर है वो छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, विस्थापन ने लाखों परिवारों से उनकी जमीन, जड़ें, उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें छीन लिया। विभाजन की पीड़ा ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की बात करें तो साल 2021 में विभाजन स्मृति दिवस मनाने का पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ये फैसला किया। इस दिवस का उद्देश्य पीड़ितों की पीड़ा और संघर्ष को याद करना है, लोगों को प्रेरणा देना है।
विभाजन की स्मृतियां देश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। 14 अगस्त को देश मनाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश आज विभाजन पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर भी उन्हें नमन कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। हमें आश्चर्य होता है, यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हमारे पास बल की, बुद्धि की या वैभव की कमी रही हो। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं था, हमसे वैभवशाली भी कोई नहीं था। भारत जैसी बुद्धि भी नहीं थी किसी के पास। 400 वर्ष पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना कोई करे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 24% था। 24 से 25% भारत का, अकेले भारत का हिस्सा था। इसका मतलब भारत वैभवशाली था, धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे पास धन धान्य था, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, हमला करने के लिए आतुर थे। तो जब हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? 2 कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन। अगली खबर, हर घर तिरंगा अभियान की स्वतंत्रता दिवस की आहट के साथ देशभक्ति का रंग अब हर शहर, हर गली और हर दिल में नजर आ रहा है। देश भर में निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्राएं सिर्फ हाथों में लहराते तिरंगे का दृश्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम, एकता और उन वीर सपूतों को याद करने का भावुक अवसर भी है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भव्य यात्राओं के जरिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर से शहीद वॉल तक निकली तिरंगा यात्रा की अगुवाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की। देशभक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों के बीच भारत माता की जय के नजारे देखने को मिले। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बीजेपी की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस JP मेहता कॉलेज से शुरू होकर सर्किट हाउस पहुंचा, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। जहां सर्किट हाउस में विभाजन की त्रासदी झेलकर भारत आए परिवारों को सम्मानित किया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि स्मृति दिवस का उद्देश्य किसी के प्रति वैमनस्य पैदा करना नहीं, बल्कि विभाजन की त्रासदी को याद कर उससे सीख लेना है। उन्होंने कहा कि विभाजन पीड़ित परिवारों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा। उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
और अमेठी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर से तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई। यात्रा की अगुवाई सीआरपीएफ डीआईजी मदन कुमार ने की। सैकड़ों अधिकारी और जवान राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा में शामिल रहे। भारत माता के जय घोष के साथ निकली यात्रा ने लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। यात्रा ग्रुप सेंटर से शुरू होकर कोडोर बाजार तक पहुंची। इस दौरान जवानों ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। कैंप में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जहां अधिकारियों और जवानों ने सेल्फी भी ली। संदेश हमारा यही है कि देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया और उसके उपरांत ही जो है अपने शहादत दी और उसके उपरांत ही ये देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है। लेकिन आज हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए अपना संपूर्ण सहयोग दें, ताकि जो है देश आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके। नहीं तो जब भी देश कमजोर पड़ेगा तो फिर से गुलामी की जंजीरें हमें जकड़ सकती हैं। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी का, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश की समृद्धि और दृढ़ता के लिए जो है अपना योगदान करे। श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भिनगा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान की अगुवाई में पटेल चौराहे से शुरू हुई यात्रा ईदगाह तक पहुंची। मंत्री ने हाथों में तिरंगा लेकर हजारों नगरवासियों के साथ पैदल यात्रा की। इस दौरान भारत माता की जय के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा में विधायक राम फरेन पांडे, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा और भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। रास्ते भर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की भारी मौजूदगी से शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तिरंगा में हो गया। रास्ते हम लोग आ रहे थे, देखे जगह जगह बाजार में लोग तिरंगा खरीद रहे हैं, तिरंगा बेच रहे हैं। और हमारा जो पार्टी से लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी आज तिरंगा यात्रा के सम्मान में जो लोग कदम चल रहे हैं, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। और इसी तिरंगे को लेकर के इस देश के तमाम नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो आज इस तिरंगा यात्रा को जो हम लोग निकाल रहे हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी पहचान के लिए, इसलिए मैं कह सकता हूँ तिरंगा हमारे आन बान शान सब कुछ है। तो मैं यहाँ के नौजवानों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस देश की आजादी के लिए हमारे देश के तमाम लाखों नौजवान जिन्होंने जवानी की दहलीज पे पैर रखने से पहले ही जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस मुल्क की आजादी के लिए, इस तिरंगा की रक्षा के लिए, आप देख लीजिए वह जम्मू कश्मीर का लाल चौक जो था, जो कहीं तिरंगा दिखता नहीं था, और हमारे स्कूली बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के भारत माता को जय बोल के आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मैं श्रावस्ती के सारे जवानों, सारे नौजवानों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि हर घर पे तिरंगा लगा करके उन जवानों के, शहीदों के सम्मान में आप तिरंगा जब अपने घर पे, दुकान पे, प्रतिष्ठान पे लगा के इसका सम्मान बढ़ाओ। लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 218वीं केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आईआई भवन लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक में पिछली सीएससी के निर्णयों एवं उनके अनुपालन की समीक्षा के साथ प्रदेश के एमएसएमई एवं औद्योगिक विकास, कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 100 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें सहभागिता की। प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की समग्र क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। आईआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल के नेतृत्व में हुए इन समझौतों का उद्देश्य वोकेशनल एवं प्रोफेशनल शिक्षा, कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप, रोजगार, सेवाओं, उद्यमिता, एफपीओस, ग्रामीण उद्यम एवं एमएसएमई विकास को उद्योगों से जोड़ना है। एकेडमिया है उसको कहीं न कहीं स्किल स्कीम से जोड़ा जाए। अब सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपके एजुकेटेड होने का कोई जो है वो गारंटी नहीं है। कुछ ना कुछ स्किल ऐसा होना चाहिए जो आप करके दिखा सकें।
तो अभी तक पढ़ के दिखाना, हम लोग समझते थे कि हम बड़े विद्वान हो गए तो हम बहुत काम कर सकते हैं फ्यूचर में जाके, बट ग्लोबल मैंडेट अभी आ गया कि अब आपको करके ही दिखाना है। अब पढ़ के दिखाने से बात नहीं बनती, भाषण देने से एक लिमिट के बाद बैकफायर करेगा, लोग आपसे कहेंगे कि आप भाषण बहुत देते हैं, करते क्या है बेसिकली। एमएसएमई एक्ट में ये प्राविधान है कि 30 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली जो यूनिट है, एमएसएमई यूनिट है, उसको कम से कम एक अप्रेंटिस कराना मैंडेटरी है। तो वो एक्ट में प्राविधान है, सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से गया है, बट आपकी जो एपेक्स बॉडी है वो उस इशू को टेकअप नहीं कर रही है। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट ये है कि जो एमओयू हुआ है उसमें जहाँ जहाँ भी ज़िले में सब जगह आईटीआईज हैं, सब जगह पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ से हर साल बच्चा निकलता है, एकेडमिया है, उसको कहीं न कहीं स्किल। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में मुठभेड़ में 2 आरोपियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदिग्धों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में खुर्शीद आलम और प्रशांत सिंह घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सिरसी अखंड नगर भेजा गया, जहाँ पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1.8 किलोग्राम संदिग्ध मॉर्फिन, 2 कारें, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ओडिशा से मादक पदार्थ लाकर यूपी के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते थे। आज दिनांक 14 अगस्त थाना खंडनगर जनपद सुल्तानपुर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गैंग माल की डिलीवरी के लिए कहीं जाने वाला है, जिस पर पुलिस द्वारा सज्जनपुर अंडरपास के पास गाड़ाबंदी की गई। सुबह करीब 4:30 बजे 2 कार, एक बेलेनो व एक वर्ना कार आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रोका व टोका। उन लोगों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना चालू कर दिया, जिस पर पुलिस ने संयमित होकर आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिनके नाम खुर्शीद आलम निवासी जैतपुरा जनपद बलरामपुर, दूसरा प्रशांत सिंह थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर। दोनों के कब्जे से तमंचे, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं तथा उनके 3 साथी रोहित तिवारी, अंकुर प्रजापति व रामबाबू भी पकड़े गए। दोनों घायल बदमाशों को अखंड नगर सीएससी लाकर उपचार कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इस मादक पदार्थ की मार्केट वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर घटने के साथ कटान तेज हो गई है। जिलाधिकारी कृतिका जोसा ने विक्रम जोत दुस्वा तटबंध की कटान प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तटबंध की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार निगरानी और तत्काल सुरक्षात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। कल पूरी संयुक्त टीम के साथ बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और नदी में पानी का जो जलस्तर है वो कम हो रहा है और एकाएक कभी 1-2 दिन पे बढ़ भी जाता है, तो जिसके चलते थोड़ा सा कटान हो रहा है। कल हम सभी लोग दुधौरा गांव गए थे, वहां पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें कटान थोड़ा ज्यादा हो गया था, जिसको लेकर के कल वहां पे सैंडबैग्स, पॉर्क्यूपाइन एक्सेट्रा और जो भी रेस्टोरेटिव वर्क्स हैं वो सारे करे जा रहे हैं। उसी के बगल में बंधा भी है जिसकी हालत अभी बिल्कुल ठीक है और अभी कोई आबादी क्षेत्र वहां पर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। इसी के साथ महादेवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 1-2 जगहों पर खबर आई थी कि थोड़ा सा कटान हो रहा है। वहां पर जाकर के बाढ़ की टीम ने पूरा निरीक्षण किया था और जो भी करेक्टिव मेजर्स वहां लेने हैं उन्होंने भी समय रहते ले लिए हैं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रयागराज के मिर्जा गालिब रोड स्थित मदरसा इमामिया अनवरुल उलूम के छात्रों और शिक्षकों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा से पहले छात्रों और शिक्षकों और स्टाफ ने सामूहिक राष्ट्रगान गाया। इसके बाद हाथों में तिरंगा लेकर छात्रों ने मुख्य मार्गों से यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। बच्चों को हम लेके बाहर निकले हैं तो आप यकीन करें कि तमाम आसपास के चलने वाले, बल्कि लोग ट्रैफिक भी रुक गया, वहां पे लोगों में बहुत शौक पैदा हुआ, बहुत अच्छा लगा उनको और रुक के उन्होंने तस्वीरें भी खींची और उन्होंने पूछा भी कि किस मदरसे के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने उसको बताया। इसलिए कि हमारे बच्चे प्रॉपर ड्रेस में होते हैं तो
हमने उनको बताया कि इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने कौम के नौजवानों को, बच्चों को और भी जो लोग हैं रोड पर, उनको हम ये बताएं कि ये दिन बहुत आम दिन नहीं है, बहुत खास दिन है और इसको पूरे जोश और खरोश के साथ मनाना हर हिंदुस्तानी नागरिक का फरीजा है। लिहाजा इसमें जोश पैदा करने के लिए और उनको मजीद मालूमात देने के लिए ये काम हम करते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी आता है। लोगों ने बहुत शौक से उसको देखा, उनको अच्छा लगा, सराहना भी की लोगों ने। प्रयागराज के सिविल लाइन से थाने में कथित फर्जी डिग्री के आधार पर अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने के आरोप में अब तक 100 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपित अधिवक्ता प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर के शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वेरिफिकेशन रूल्स 2015 के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं का की डिग्री का सत्यापन कराया गया था। शैक्षिक प्रपत्रों के सत्यापन में पाया गया कि लगभग 100 लोगों से अधिक लोगों की डिग्री जो है फर्जी पाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को कि ऐसे व्यक्ति जिनका पंजीकरण उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में है और उन लोगों की जो लॉ की डिग्रीज हैं वो अगर सत्यापित नहीं पाई जाती तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया था। इसी क्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 105 ऐसे प्रकरण चिन्हित किए गए थे जिसमें जो पंजीकृत उनके यहाँ पर थे लेकिन जिनकी डिग्री उनके विश्वविद्यालय से सत्यापन कराए जाने के उपरांत फेक पाई गई थी। ऐसे सभी मामलों में एफआईआर कराई जा रही है। अभी तक 30 से अधिक एफआईआर हो चुकी हैं और बाकी एफआईआर भी अभी कराई जा रही हैं और इसमें नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस भी तरह से चीजें सामने आएंगी उस अनुसार नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्वतः ये संज्ञान लिया कि बहुत सारे अधिवक्ता बिना डिग्री के या फर्जी डिग्री के अधिवक्ता के कार्य में या पेशे में अपने को शामिल कर चुके हैं और इस पे उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी कराने के बाद बार काउंसिल से कहा कि आप इस पे देखें। बार काउंसिल ने अपनी इंक्वायरी में ये पाया कि हाँ ये बात सही है और बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी या तो डिग्री फर्जी है, बहुत से अधिवक्ता तो ऐसे हैं जिनके 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट फर्जी थे, कुछ लोगों के लॉ के सर्टिफिकेट फर्जी थे। ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है और मेरे को लगता ये है कि ये बेहतर है, अधिवक्ता समाज के सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए बहुत आवश्यक है। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।